नमस्कार शुक्ला जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये क्या सुन रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में बड़ी फजीहत हो गई है, यात्रा का स्पैन भी छोटा हो गया है। यानी कि छोटे चौधरी जयंत के साथ छोड़े जाने के बाद वेस्ट में भी यात्रा की एंट्री नहीं होने जा रही है और समय से पहले इसको वाइंड अप किया जा रहा है। क्या है ये जी सब? जी मनीष जी, पहले राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में 11 दिन रहना था और लगभग 8 जिले से होकर के उनकी यात्रा गुजरनी थी। लेकिन अब वो उसको घटा दिया गया है और वेस्ट से पूरी तरह से वो गायब हैं। वो आगरा और इन सब इलाकों से नहीं जाएंगे। उसके पीछे जो मुझे मोटे तौर पर कारण लग रहा है तो ये कि शायद उत्तर प्रदेश में वो भीड़ जमा न कर पाए जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि पूरी यात्रा में कहीं भीड़ नहीं जमा कर पा रहे हैं जी। और लगातार लगातार उनको निराशा ही हाथ लग रही है। नॉर्थ ईस्ट हुँ, से हुँ। लेकर के अब तक जहाँ जहाँ वो पहुंचे भीड़ नहीं जमा हुई है। तो उत्तर हुँ, हुँ। प्रदेश उनका अपना प्रदेश है, तो एम्बेरसमेंट से बचने का तरीका है कि उसको छोटा कर दो। जी। और कुछ भीड़ वो अब वो बनारस से एंटर करेंगे उत्तर प्रदेश में। हुँ, हुँ। वहाँ कितनी भीड़ मिलती है, क्या होता है, इसलिए कि वो तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये एक बड़ा मसला है जिसके कारण मुझे लग रहा है वो होगा। और हालांकि बहाना ये बनाया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स हैं जिसके कारण ऐसा किया जा रहा है। हुँ, लेकिन वो हुँ। बहाना ही है, तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। दूसरा ये कि ये जो बड़ा फैक्टर है जाट अ, नेता का एनडीए में शामिल हुँ। होना, उसकी घोषणा भी औपचारिक अब तो हो गई। जी। वो एक बड़ा फैक्टर है। प्लस कृषि आंदोलन को लेकर के जो इनका रुख रहा है, कृषि आंदोलन को ये किसी न किसी तरह से समर्थन करते रहे हैं और अभी किसान फिर एक बार विरोध में है। तो पता नहीं वेस्टर्न यूपी में वो भीड़ बढ़ जाएगी ना। राहुल गांधी के साथ कितने लोग आएंगे, किसान आंदोलन में कितने लोग जाएंगे, तो ये सब बड़ा फैक्टर है जिसको जी। देख के मुझे लगता है कि कांग्रेस डर गई और इस उसी डर के कारण ऐसा किया है उन्होंने। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी चुनाव भी घोषणा होने वाली है। तो उनको लग रहा होगा कि शायद यात्रा चुनाव के बाद करने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन ये सारी प्लानिंग तो पहले होनी चाहिए ना। ये तो जी। आपकी योजना में जो बनाने वाले हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई किस तरह से आपने प्लान किया। आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चुनाव कब घोषित होंगे। तो ये कुल मिलाकर के उसी तरह का मसला है। जो यात्रा फ्लॉप हुई, उसका परिणाम तो सबको दिख रहा है। जो योजना थी कि इससे शायद लोगों को कल्टीवेट कर पाएंगे और कुछ वोट परसेंट बढ़ेगा, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तब तरीका यही था कि किसी तरह से ग्रेसफुल तरीके से इसको कम कर दो, हुँ, छोटा हुँ। कर दो। वही हो रहा है मनिंदर जी। हुँ, जी हुँ। But this is not the way of graceful wind up. ये इशू कर रहा है कि सच में ये थक गए हैं, डर गए हैं क्योंकि जहाँ से इनकी यात्रा गुजर रही है वहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। आज महाराष्ट्र से भी खबर आ रही है कि अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ दिया है। इस पे नहीं क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं बिल्कुल। देखिए जो वास्तव में जो योजना रही होगी या योजना का जो प्लान जो बनाया होगा उसमें ये रहा होगा कि जो नेता दूसरे दलों के हैं, इंडिया के बाकी पार्टनर्स, वो जगह जगह पर इनको ज्वाइन करेंगे जिससे इनका स्ट्रेंथ दिखेगा और मजबूती दिखेगी। लेकिन स्ट्रेंथ दिखने की बजाय बिखरता हुआ नजर आया। राष्ट्रीय लोक दल इनसे निकल गया, पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं। तो उसका असर तो दिखेगा ना। तो वो असर दिख रहा है। और जब आप इस तरह की यात्रा में हों तो हुँ, हुँ। आपको असर इस तरह की यात्राओं का असर साफ साफ मतलब यात्राओं के प्रभाव का असर नहीं दिख रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहिए वो लोग ज्वाइन करने की बजाय दूर भाग रहे हैं। हुँ, तो हुँ। इंडिया कमजोर हो रही है बेसिकली। तो इंडिया कमजोर हो रही है तो पूरी की पूरी योजना ही विफल हो गई ना। जिस योजना के तहत इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है वो योजना ही विफल हो गई।
इसलिए ये सब ऐसा दिख रहा है और इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करके एम्बैरेसमेंट से बचने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ममता बनर्जी ने जब इनके वेस्ट बंगाल में एंटर होने वाली थी इनकी यात्रा, तो उससे पहले ही उन्होंने इनको बजा दिया कि वो अकेले लड़ेंगी। तो काफ़ी उससे इनकी अ, हवा खराब हुई। अब जैसे ही ये झारखंड में जाने वाले थे, तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई और उससे पहले जो है अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि सिर्फ़ इतनी ही सीटों पर हम जो है अलाइन करेंगे। तो एक तरह से अब आज ऑफ़िशियल हो गया है जयंत चौधरी का भी। तो ये जो कुल मिला के सीन बन रहा है, ये क्या कहता है? मतलब इससे कांग्रेस का जो हेल्थ चार्ट है, वो क्या कह रहा है? देखिए न केवल ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अ, इसके अलावा अखिलेश यादव, ये लोग अपनी तरफ से यूनिलैटरल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो आसाम में 3 सीट पर अपने कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया। वो सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने कर दिया घोषित। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने 11 सीटें देने की बात कह दी। उसमें कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ऊपर से आज सोनिया गांधी का नाम चल रहा है कि वो राजस्थान से उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो वोटर डिमोरलाइज होगा कि वो भी छोड़ के चली गई। राहुल गांधी ऑलरेडी हार चुके हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ी विकट परिस्थिति है जिसको कांग्रेस जिससे गुजर रही है। उसमें कोई सोलेस नहीं दिख रहा है। जो कोई एक दिखना चाहिए ना कि कोई एक ऐसा प्रकाश पुंज दिखे जिससे कुछ साहस मिले, जिससे कुछ सांत्वना मिले, वैसा दिख नहीं रहा है। लगातार एक के बाद एक झटके ही कांग्रेस को लग रहे हैं। अशोक चौहान चले गए, जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता गए। इनका एक नेता छोड़ के उत्तर प्रदेश में भाजपा जी, शांति जी। था, उसको भाजपा ने जी। राज्यसभा अरविंद सिंह को भेज दिया। अब वो हुँ। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब वो 12-13 चुनाव जो कुर्मी वोटर्स हैं उनमें घूम घूम के भाजपा को सीट जिताने के लिए काम करेंगे। और जाट को पहले ही साध लिया है, कुर्मी इस तरह से साधे जाएंगे। राजभर को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भाजपा के साथ है। उसके अलावा पटेल वोट अनुप्रिया की पार्टी अपना दल से साधा जाएगा। निषाद वोटों को निषाद पार्टी से साधा जाएगा। तो जो जो अ, भाजपा की योजना है कि वो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीते, वो तो उस दिशा में काम कर रही हैं और उसको उस पर उसको अंजाम देने के लिए वो लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की बात करें तो वो ऐसे समय पर जब आपको अपने कैंडिडेट्स को लेकर के, अपने संगठन को लेकर के काम करना चाहिए, उस समय कांग्रेस यात्रा की राजनीति में फंसी हुई है। ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसका जवाब न मेरे पास है, मुझे लगता है आप भी उस पर सोचिएगा ही कि क्या इसका जवाब या क्या कारण हो सकता है। सिर्फ कांग्रेस वाले ही इसका जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने इस तरह की योजना क्यों बनाई और उसके परिणाम क्या मिलेंगे उनको, जो उनके पॉलिटिकल बेनिफिट के हों। जी। आपने सही कहा कि ये तो कांग्रेस के जो इनके सलाहकार हैं, उन्हें देखना चाहिए। राहुल गांधी की जो मतलब मैं कभी-कभी सोचती हूँ, जिस दिन से ये यात्रा शुरू हुई है, एक के बाद एक अशुभ संकेत मिलते रहे। यानी कि यात्रा में जब इन्होंने यात्रा शुरू की, तो इंडिया अलायंस के हर घटक दल का ये मन था कि कहीं न कहीं ये वो इन्हें इनवाइट करेंगे। लेकिन ये अकेले ही चल दिए। बीच-बीच में इनसे लोगों ने पूछा कि आप अकेले ही जा रहे हैं, आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? तो इन्होंने बड़ा मतलब एक कहते हैं ना ड्राई सा आंसर दिया कि मैंने किसी को मना नहीं किया है, सब मेरे साथ चल सकते हैं। और फिर धीरे-धीरे सब लोग छूट गए। उसी दौरान उधर दूसरी तरफ अ, अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी चल रहा था, जिसको लेकर के काफ़ी कहना चाहिए कि सियासत हो रही थी, उनके न्योतों को लेकर के और ये अपनी यात्रा पे जाने की तैयारियाँ कर रहे थे,
कुल मिला के इनकी पार्टी का या किसी भी इनके जो घटक दल थे, कोई भी उस प्रोग्राम में नहीं शामिल हुआ। अब आप देखिए ये जब ममता का तो हमने बात की ही है, उसके बाद इनको झारखंड में जाना था, हेमंत सोरेन वहाँ गिरफ्तार हो जाते हैं। बिहार में जाना था, नीतीश जी पहले ही जो है अ, छोड़ चुके थे वो, उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली है वहाँ पर आज। और एक तरह से नहीं लग रहा कि श्री राम जी ने तो इन्हें कहीं श्राप नहीं लगा दिया? क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मतलब शामिल होने के लिए नहीं आए। देखिए देखिए भगवान राम का जो वो है वो इतना छोटा नहीं है कि इन जैसे लोगों को दंडित करने के लिए वो सोचे भी। हुँ, हुँ। आप ऐसे सोचिए कि जिस दिन यात्रा शुरू हुई थी उस दिन मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी। राम महाराष्ट्र के नेता हैं। एग्ज़ैक्टली। जी। उसके अलावा उम्मीद ये की जा रही थी कि इनके बहुत सारे अलायंस पार्टनर जगह जगह जुड़ेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं वो जुड़ेंगे। जब वे वेस्ट बंगाल पहुंचेंगे तो ममता बनर्जी जुड़ें। जब वो झारखंड पहुंचे तो हेमंत सोरेन जुड़े। जब वो बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार जुड़े। उत्तर प्रदेश में आने के बाद अखिलेश यादव जुड़े। इस तरह की जी। लेकिन लेकिन इन सब के लिए पहले से बात करने के लिए और कार्यक्रम बनाने की जरूरत होती है। उसको पहले से फाइनलाइज करना होता है। आपने यात्रा का कार्यक्रम तो बना दिया, लेकिन अपने अलायंस पार्टनर्स को आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया। आपने सोचा कि वो तो जुड़ ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। राजनीति में सब सब चीज को पहले से योजनाबद्ध करके तब कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो एक तो जी। ये हो गया कि अलायंस पार्टनर। दूसरा ये कि उसके बाद एक यात्रा के जब से यात्रा चल रही है, जिन डेवलपमेंट्स की आप बात कर रही हैं वो सारे यात्रा के बाद ही हुए। यात्रा के दौरान ही हुए, बाद नहीं दौरान हुए। जैसे हुँ, मिलिंद हुँ। देवड़ा ने छोड़ा, उसके बाद ममता बनर्जी ने अनाउंस किया, उसके बाद नीतीश कुमार चले गए, उसके बाद आरएलडी चला गया, उसके बाद अशोक चौहान चले गए। तो ये एक के बाद एक लगातार ऐसा झटका मिलता जा रहा है। अभी और झटके मिलने वाले हैं, इसलिए कि जी, जी, लग अशोक रहा चौ है। अशोक चौहान के साथ लगभग 15-20 लोग और जाने वाले हैं। हुँ, हुँ। और और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झटका देंगे कांग्रेस को। तो कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी नहीं है। और दूसरा ये कि कांग्रेस कोशिश भी नहीं कर रही है कि इन लोगों को मिला के रखे। पहले तो ये कहा जाता था कि ये ताना दिया जाता था कि एनडीए अपना कुनबा बचा नहीं पा रहा है, उसके साथ सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। अब इनके पुराने अपने एलाइज सब वापस हुँ, आ हुँ। गए हैं। हुँ, यहाँ हुँ। तक कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव मिल के साथ लड़ा था। और अभी 2 दिन पहले अमित शाह की एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई और इस तरह का बातें हो रही हैं कि आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और भाजपा ये मिलकर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी को अगर वहाँ 5-6 सीटें भी मिलती है और वो 2-3 सीटें भी जीत लेती हैं तो उनके लिए बड़ी बात होगी। और मुझे लग रहा है कि इसी दिशा में सहमति कुछ बन रही है। पवन कल्याण दलित नेता हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र है अपना। तेलंगाना में भी काम कर रहे हैं। तो एक अगर तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह इनके एलाई अपने वापस आ गए हैं। यहाँ तक कि उड़ीसा में भी बात चल रही है कि इस बार बीजू जनता दल के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा जाए। अगर वैसी स्थिति बनती है तो एनडीए का कुनबा बढ़ेगा ही और बीजेपी की सीट भी बढ़ेगी। तो ये जो स्थितियां नई बन रही हैं, ये जो स्थितियां नई हो रही हैं, ये बीजेपी धीरे धीरे अपने उसमें कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस बिखर रही है, लोग उनसे दूर जा रहे हैं, उनके अपने लोग भाग रहे हैं। उसका एकमात्र कारण ये है कि कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से या नहीं किया जा रहा है। और अगर आप योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे तो आप कम से कम चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं, तब जब चुनाव सर पर है। जी। अ, इंडिया अलायंस तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, क्या भविष्य देखते हैं उसका? देखिए इंडिया अलायंस अब बचा ही नहीं है। जो बड़े जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी रीजनल, सबने अपना किनारा कर लिया है।
आप हम्म। देखिए तो महत्वपूर्ण रूप से ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, नॉर्थ में इन्हीं लोगों के साथ इंडिया अलायंस का वो था। अ, केरल में लेफ्ट फ्रंट और डीएमके तमिलनाडु में। बाकी तो और कोई बीच के जो प्रदेश बचे, हाँ महाराष्ट्र में तीन चार राजनीतिक दल हैं जो मिलके इंडिया अलायंस बनाते थे। तो आप वेस्ट बंगाल में आप अलग हो गए। झारखंड में जिस तरह की स्थिति है उसमें क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि जिसके साथ आप जाने वाले थे उसकी उसको ही क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गई है। बिहार में जिसको जिसके भरोसे पूरा इंडिया अलायंस बना था, उनको कन्वीनर बनाने वाले थे, वो एनडीए में आ हम्म। गए। उत्तर प्रदेश में आपको ठेंगा दिखा दिया गया है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना है, या जो शिवसेना के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसका जो उसका जो ओरिजिनल धड़ा है वो एनडीए के साथ है, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। तो आपके पास बचा ही नहीं है कुछ। महाराष्ट्र में आपके पास जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना का है। अब उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना के बारे में ये कहा जा रहा है कि शिवसेना एक बार फिर एनडीए में आ सकती है, इसलिए कि 2-3 दिन पहले एक तस्वीर छपी थी शिवसेना नेता और उनकी पत्नी जी की। जी जी जी। उसके बाद ये लगने लगा था कि कुछ इशारा इस तरह के या कुछ इस तरह के की बातें हो रही कि एक बार फिर वो वापसी कर सकते हैं एनडीए में, और जो शिवसेना के दोनों घटक दल हैं वो मिल जाएं। इसलिए कि इस पूरी मुहिम में शिवसेना को सिर्फ नुकसान हुआ है, और नुकसान ही आगे होगा अगर वो इसी ढंग से चले। तो एक बार फिर इस तरह की बातें आ रही तो शिवसेना फिर वापसी कर लेगी। तो ये कुल मिला करके जो ये कहा जा रहा था कि एनडीए में बिखराव है, एनडीए में बिखराव है, एक्चुअली एनडीए एक बार फिर कोई बड़े ग्रुप के तौर पर उभर रहा है। और इंडिया अलायंस जो बड़े फैनफेयर के साथ बना था, वो मतलब जिसको कहा जाता है ना कि उड़ान से पहले ही क्रैश हो उड़ान गया। नहीं कर पाया, रनवे पर ही रुक गया, जी जी उड़ान ही जी नहीं जी। भर। तो वो ट्रेन ट्रेन चलने से पहले पटरी से उतर गया वाली स्थिति इंडिया जी ने जी। देखी है। तो अब उससे मुझे तो कोई निपटने का कोई तरीका अभी नहीं नज़र आ रहा है जो INDIA अपने बाकी अलायंस पार्टनर को समझा पाए। और दूसरा ये कि डिमोरलाइजेशन तो बड़ा हुआ है ना। आप जी बिहार में जी। आपको सरकार चली गई, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। झारखंड में आप मुश्किल में हैं, उत्तर प्रदेश में आप मुश्किल में हैं, महाराष्ट्र में, यही सारे बड़े वो थे तो जहाँ आप कुछ कर सकते थे। आप मान लीजिए तमिलनाडु में भी आपको डीएमके कुछ बहुत देने के लिए तैयार नहीं है, 3 4 5 सीटें देगी, उसमें आप क्या कर पाइएगा, ये बड़ा प्रश्न है जी। चलते चलते ये भी जानना चाहूंगी कि कांग्रेस का आप क्या भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्लानिंग नाम की चीज ही नहीं है। जिस समय इन्होंने पहली यात्रा नंबर 1 शुरू की थी, 5 राज्यों में चुनाव थे और ये महाशय चले गए थे यात्रा पे, इनकी जो जोड़ो तोड़ो यात्रा थी। अब जब लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं, फिर से ये यात्रा में समय नष्ट कर रहे हैं। हालांकि इन्हें जो है एंड ऑफ द डे ये समझ आ रहा है कि इस यात्रा का कोई अर्थ नहीं निकला, शायद से इसीलिए इसको इन्होंने समय से पहले वाइंड अप किया है। लेकिन सवाल ये है कि इनका भविष्य क्या है, और देखिए, इनकी पार्टी में मतलब कोई सलाहकार नहीं है जो राहुल बाबा को कोई ऐसी सलाह दे कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डू एंड डोंट्स का कोई इनके यहाँ लाइन ही नहीं है। जी सर। देखिए मुझे लगता है मनिंदर जी कि जो कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है उससे लगता है कि जो सलाहकार हैं उनको ज़मीन की समझ नहीं है। हालांकि ये कहना कितना उचित है अनुचित है, लेकिन हम पत्रकार होकर के ये ज़रूर उतना तो लिबर्टी हो ले ही सकते हैं कि इनको ज़मीन की समझ नहीं है। आपने सही बात की। पहली यात्रा जब इन्होंने निकाली तो 5 प्रदेशों के विधानसभा के चुनाव थे, और उस दौरान इन्होंने यात्रा निकाली।
दूसरे में लोकसभा चुनाव किसी भी समय घोषित हो सकते हैं, तो उस समय आदमी अपनी चुनावी रणनीति पर काम करता है। और वैसा अब मुश्किल ये है कि कहीं पर भी कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपने दम पर कुछ बहुत बेहतर कर पाने की स्थिति में हो। कर्नाटक और तेलंगाना में भी जहाँ इनकी सरकारें हैं प्रदेश में, उसका कारण ये है कि कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के साथ भाजपा का अलायंस है, तो वो एक फैक्टर है। दूसरा ये कि लोकसभा में वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। लोकसभा में लोग मोदी को चाहते हैं, तो कर्नाटक में मोदी बेहतर करेंगे। तेलंगाना में इन चुनावों में मेरा अपना आकलन ये है कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस होने वाला है तेलंगाना में। और भारत राष्ट्र समिति तीसरे नंबर पर जाएगी, और हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव में उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो। और अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो भाजपा निश्चित तौर पर तेलंगाना में भी बढ़िया करेगी। तो कुल मिला करके एक ऐसा स्टेट बचता है जहां पर वो कुछ कर पाने की, बेहतर नहीं कुछ कर पाने की, तेलंगाना बचता है। आपके पास तमिलनाडु में कुछ नहीं है, उड़ीसा में कुछ नहीं है, और केरल में आपको लेफ्ट फ्रंट से मुकाबला है। हिमाचल में आपकी सरकार है, लेकिन वहाँ पर आपकी हालत ठीक नहीं है। आप उत्तराखंड में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन सब जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं। महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर थोड़ा सा बिखराव जैसी स्थिति है, और अभी कोई नहीं कह सकता कि वहाँ एनडीए बेहतर करेगी या आईएनडीए बेहतर करेगी। लेकिन मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि वहाँ बीजेपी किसी न किसी तरह से 20 ही रहेगी इनसे, आईएनडीए से। और अभी तो वहाँ की राजनीति शुरू हुई है, और अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की वापसी हो जाती है तो फिर एक बार महाराष्ट्र में भी एक क्लीन स्वीप करेंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं मुझे दिख रहा है, और ऐसा न हो कि वो अपने लोवेस्ट परफॉर्मेंस पर नजर आए इस बार के चुनाव में, 2024 के चुनाव नहीं, में। लोअर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो वो तो सर आप भी अनुभवी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, क्योंकि देखिए बिछड़े सब बारी-बारी। देखिए पिछले सब बारी बारी हो गया है। और जो उनका लोवेस्ट परफॉर्मेंस था 2014 में 44 सीटों वाला था, 44 सीट इनको मिली थी, जो बढ़ के पिछले चुनाव में 55 हो गई थी। मुझे लग रहा है कि कहीं वो 44 वाला आंकड़ा भी और नीचे न चला जाए। कांग्रेस के लिए कम से कम मुझे ऐसा ही होता दिख रहा है, इसलिए कि उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वो अपनी सीट बढ़ा पाए या बढ़ा पाने की स्थिति में हों। तेलंगाना में अगर वो पूरी सीट जीतते हैं तो 25 जीतेंगे, 25 नहीं 19 से 20 कुछ ऐसे है, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और किसी भी तरह से मुझे केरल में उनको पूरी सीट जीतते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये दो प्रदेश ही हैं जहाँ पर कांग्रेस कुछ उम्मीद कर सकती है। उसके अलावा मुझे कांग्रेस को और किसी प्रदेश में उम्मीद, हाँ, दो तीन सीट वो महाराष्ट्र में भी जीत सकती हैं। तो ये कुल 3 प्रदेश हैं जहाँ कांग्रेस की कुछ संभावनाएं हैं। बाकी और कोई ऐसा इलाका नहीं बचता है जहाँ कांग्रेस की कोई संभावना है। इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन है उनके लिए। शुक्ला जी, आपने अपने कीमती समय में से मेरे शो के लिए समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद। दर्शकों को जानकारी दी आपने। बहुत-बहुत थैंक्स आपका। जय हिंद, जय भारत।